वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और फैसले की घड़ी आन पहुंची है। गिनती का कुछ देर तक सिलसिला शुरू हो जाएगा, चूँकि जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन की चार दीवारी के अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और तकरीबन 6 बजे तक जो मामलात हैं सारे पोलिंग के वोट डालने के वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद गिनती की शुरुआत होगी और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं 9 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं और 12 भी बज सकते हैं। तो इस वाले से कराची की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे ब्रेक से पहले हमने बात की। इस वक्त हमारे साथ फैसल मेमन ब्यूरो चीफ कराची मौजूद हैं। फैसल साहब, कराची के अंदर क्या सूरत हाल रही है? कराची के अंदर किस तरह का जो है देखने में आई है हवा? जी, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है कि कराची में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है और टीएलपी के जिम्मेदारान का ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग मुख्तलिफ हलकों में धांधली कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी पता चलो कि मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से यहाँ के कराची की आवाम बहुत मुतासिर नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के वोट जो हैं वो आगे से पीछे कर दिए गए, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन ट्रांसफर कर दिए गए। ये बात भी समझ से बालक है। और आपको यही मज़ीद बताना चलूँ कि कराची में कौमी असम्बली के 22 नशस्तों पर इंतखाबी तैयारियाँ की गई थी। कराची की पोलिंग की मुकम्मल जो तादाद 5,336 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिसमें से 3,108 इंतहाई हसास करार दिए गए थे। और बहुत से वाक़यात सुबह से हम कोशिश करते आ रहे हैं, कराची के अंदर देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर मलीर का इलाका है, पिपरी के अंदर जो है वो नून लीग के जो जिम्मेदार हैं कादर कलमती, जो इलेक्शन यहाँ से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के कुछ गुंडा से लोगों ने हमारे पोलिंग एजेंट को पर तशद्दुद भी किया है और बैलेट बॉक्स उठा के लेके जाने की कोशिश भी की गई है। ये भी कहना था उनका। मजीद आपको यही बताना चलूं कि जी जी ठीक है। मसूद चौधरी साहब, इस्लामाबाद के अंदर भी देखने में आया कि मुख्तलिफ तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जिस तरह से बात कर रहे थे फैसल मेमन साहब के, कराची के अंदर तहरीक लब्बैक ने एलामिया जारी किया कि धांधली के जो हैं शिकायत सामने आई हैं, तो तहरीक लब्बैक भी धांधली की बाज़गश्त कर रही है, तहरीक इंसाफ की शिकायत है और दीगर जमातें भी इस हवाले से ये बातें कर रही हैं। तो क्या लगता है अब क्या बनेगा आज के दिन के बाद? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा माने रखती है इस इंतखाबात के लिए। माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो क्रेडिबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी के ही सर पर तमाम मामला जो है वो चलते हैं, तमाम बातें चलती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती पाई जा रही है और ये जमहूरियत का हुस्न है कि जो जीतेगा वो भी इल्जाम तराशी कर रहा होगा और जो हारेगा वो भी इल्जाम तराशी कर रहा होगा। तो ये अभी आने वाले दिनों में देखना होगा। कराची से जो हमारे दोस्त मेमन साहब थे, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 238 एन 238 के 10 हलकों में जो है वो पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। ये रात में इनका सामान भी चोरी कर लिया गया था, फिर उसके बाद इनके पोलिंग स्टेशन के ऊपर दावा भी बोला गया। उससे मुतालिक कोई अभी क्या कोई बयान जारी किया गया है या पोलिंग शुरू हुई है नहीं हुई है? हमारे नाजरीन को इससे मुतालिक जरूर अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि एन 238 अनिक साहब, जिस तरह से बात चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और दीगर जमातें इस इलेक्शन से खास मुतमिन नजर नहीं आई हैं। आज सारा दिन हमने इसको रिपोर्ट किया, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे, आज फैसला भी आ जाएगा रात 12 बजे तक, तो क्या बनेगा इसके बाद? वो जो बैसाखियां थी शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत की, मेरे हिसाब से उससे भी कमजोर बैसाखियां होंगी, क्योंकि जो लाइन लेके चले हैं मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब यानी कि नून लीग और आईपीपी, वो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम में इतनी मकबूलियत होगी। वो एक समझे कि आप मैच फिक्सिंग का इल्जाम अगर लगाया जाए एक आम वोटर की तरफ से, क्योंकि इससे नून लीग के अंदर भी बहुत से इख्तलाफात हैं, बहुत सी जगहों पे
आईपीपी को अकोमोडेट करने के लिए नून लीग ने अपने बड़े पुराने और बड़े मजबूत कैंडिडेट्स जो हैं उनको टिकटें नहीं दी हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये एक कमजोर हुकूमत होगी और ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। मैं दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह करे ये सिस्टम जो आ रहा है इन इलेक्शंस के बाद ये चले और जो भी जो सियासी जमातें हैं जो इक़्तिदार में आए और इत्तेहाद का हिस्सा बने, वो बेजरूर दानिशमंदी से जो है वो रियासती उमूर को सबको अफाम तफहीम से लेकर चलने की कोशिश करें और जोडो कराटे से परहेज करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री है, दीगर चैलेंजेस हैं आपके बॉर्डर्स जो हैं वहां पर जो है वो काफी हीटेड किस्म की एक्सचेंज ऑफ जो है वो हुई है, एक्सचेंज हुआ है। ईरान वाला साइड है, इंडिया वाला साइड है, अफगानिस्तान वाला पोरस बॉर्डर आपका है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हो गए। इत्तेहाद अगर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काम करे तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड थिंग, बट ये बहुत ही चैलेंजिंग होगी जी। हसन दुरानी साहब, जिस तरह से मियाँ साहब ने आज बात की कि मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, तो जिस तरह से नीक साहब ने बात की, बाकी हमारे तज्जियाकार बात कर रहे हैं कि मजबूत हुकूमत तो नहीं होगी, ये तो वाज़े नज़र आ रहा है। तो किस तरह से ये खुद को जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट अवाम में? सर देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि आपका ये जो अभी आपने कहा कि कोई जो हुकूमत है वो सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी कोई भी गवर्नमेंट, ये बेसिकली आपकी तरफ से मैं इसको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे तो ले सकता हूँ या आपकी या मेरी ख्वाहिश के तौर पे तो हम इसको बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात कोई हरफ आखर नहीं है। और अनीक साहब ने और जो अपना अनीक साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर ये तो देखिए क्याफे है ना, आपके और मेरे क्याफे हैं कि नून लीग जो है इतनी सीट्स ले लेगी, उसके बाद उसको टेक्निकल्स की इतनी सीट मिलेंगी और ये मिलेगा तो वो 172 का या 173 का जो मैजिकल जो है फिगर है वो उसको वो हासिल कर सकेगा। तो ये तो अभी रिजल्ट तो आने दे, अभी तो सर इलेक्शन पूरा नहीं हुआ। अभी तो जैसे अभी बात हो रही थी, फैसल साहब ने बात की है, अपना मसूद भाई ने बात की है यहाँ पे कि बहुत सारे कराची के अंदर, सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, स्पेशली इंटीरियर सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के कुछ हलकों के अंदर अभी जो है वो वोटिंग जो है वो 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद वहां पे स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी कम से कम 8 से 9 घंटे जो उनका एक अलॉटेड टाइम है वो देंगे और उसके बाद पता लगेगा क्या होता है। देखिए, अगर दूसरी बात ये करते हैं कि 141 सीट्स जो कि पंजाब की सीट्स हैं, अगर 141 सीट्स के अंदर अगर हम देखते हैं जिस तरह के नून लीग अगर दावा करती है कि 120 प्लस या 120 सीट्स वो ले जाएगी, तो देखिए चलो ठीक है, वो उनका दावा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ले जाएगी, उनका दावा है, ठीक है, वो अपनी ख्वाहिशात है उनकी, वो उस पर लगे रह सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 सीटें जो है वो तो उकाब ही लेके जाएगा ना। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी 3 से 4 सीटें मिनिमम जो है वो पंजाब से निकालेगी नेशनल असेंबली की। उसके अलावा 3 से 4 सीटें जो है जो कि काफ लीग है वो भी निकालेगी। उसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी जमातें हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो केपीके के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है। और अगर हम देखते हैं तो इवन सिंध के अंदर भी जो है, कराची के अंदर भी उन्होंने जो है एमक्यूएम के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जो मेरे सोर्सेज हैं और फैसल साहब जो है डेफिनेटली वो इसको कंफर्म करेंगे कि जो आज कल रात तक के जो फैक्ट्स एंड फिगर थे उसके मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 10 से लेकर कुछ 13 के करीब सीट्स ऐसी हैं जो कि वो विन करने की पोजीशन के अंदर है। अगर 10 से 13 सीट्स अगर एमक्यूएम ले जाती है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो भी नून लीग की सीट्स हुई ना। तो ये चीजें हैं जो जिनको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है जिसके अंदर हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे और तहरीक अपना जो है मिली मरकजी मुस्लिम लीग के जो थे वो चंद अहबाब वहां बैठे हुए थे। वहां पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने उनसे ये बात की थी कि अगर आप ये समझते हैं कि अपना नवाज शरीफ जो है वो सादा अक्सरियत नहीं ले सकेंगे और उनको एक कुलियन जो है हुकूमत बनाने का अगर मौका मिलेगा, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हुकूमत ना बनाए। वो इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो मौका दे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, यंग ब्लड है, और उनको वो मौका दे। जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने एक दौर में केपीके की हुकूमत जो थी, उन्होंने मौका दिया था इमरान खान साहब को कि वो केपीके में जाएं और जाके हुकूमत बनाएं, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। केपीके जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहला सूबा है जो कि डिफॉल्ट हुआ। मुकीम साहब, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन से कबल ही इसका रिजल्ट जो आवाम के अंदर काफ़ी हद तक डिस्कस किया गया, तो लगता है कि पाकिस्तानियों ने ख़ास दिलचस्पी का इजहार किया होगा इस इलेक्शन के लिए।
जहां भी देख लें आप, पाकिस्तानी और चाहे वो मुल्क में है या मुल्क से बाहर हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स हैं और मोबाइल हाथ में, और कॉलें हो रही हैं धड़ाधड़। हर आदमी अपने हल्के की पोजीशन पूछ रहा है, हर आदमी इधर उधर से खबरें लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि हर चीज को, हर नेगेटिव चीज को इतना बढ़ा के क्यों पेश किया जा रहा है कि जिसे अगर 10 पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला देर से पहुंचा, 3 बजे शुरू हुई अगर पोलिंग किसी भी वजह से हुई, बाई लॉ उन्होंने वो मुख्तस टाइम जो है वो उसको उन हलकों में दिया जाएगा। 3 बजे शुरू हुई है, चाहे वो रात के 12 बज जाए, उन्हें वो कंप्लीट करना पड़ेगा वो एक साइकिल जो है। अब उसमें अगर किसी का टांगा उलट गया रास्ते में वो बॉक्सेस लाते हुए, या किसी की टांग टूट गई, या कोई, मतलब मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लोगों ने ऐसे खीर की देगे चढ़ा दी है कि जनाब क़यामत आने वाली है। लेकिन मुकीम साहब, ये आम तरीन दिन है, इस दिन का इंतजार होता है, पूरे एहतमाम के साथ इसको करना चाहिए। 9 बजे का वक्त तो फिर 9 बजे होना चाहिए, उनकी जगह अल्टरनेट भी तो लोग हमारे पास हो सकते हैं ना। हम सिर्फ ये कहते हैं कि किसी मजबूरी के तहत ये हो गया, तो इतना कोई गैर ज़रूरी काम ये नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सर जी नहीं, अब ये नहीं कि कोई इंसानी, यार वो अब किसी की गलती भी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मैं ये नहीं किसी जस्टिफाई कर रहा हूँ। क्या 85,000 हलकों में से कितने हलकों में यार पोलिंग रुकी है, पहले तो आप मुझे ये बता दें। अब वो चंद जगह पे कुछ हुआ है अभी, तो यार कि वो ऐसे लोगों ने जनाब पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए जैसे पता नहीं वहां आग लग गई है जनाब, दुनिया बंद हो गई है। अब सुने मेरे से, अब ये टीएलपी वाले कह रहे हैं जी वहां पे वो कितने पोलिंग बूथ जो है उनके चेंज हुए, या कोई ठीक है वो नंबर आगे ठीक पीछे है हुए। ठीक है मुकीम साहब, हमें इस वक्त ब्यूरो चीफ सियालकोट उस्मान बट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ताज़ा इसका जो दंगल था वो जो उसमें अमल था सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहा, और अब ये पोलिंग का जो अमल है आरओ की जानिब से रोक दिया गया है। जितने भी वोटर हैं जो इस पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं सिर्फ वो ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। अगर इस हवाले से मैं बात करूँ, सियालकोट के 5 कौमी हल्के और 10 जो सूबाई हल्के हैं उसमें 27 लाख से जो जायद वोटर हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, और जो टर्न आउट रहा वो काफ़ी बेहतरीन टर्न आउट देखने को आया, जिनमें मर्द बुजुर्ग खवातीन की बड़ी तादाद ने अपना वोट कास्ट किया और अपने अपने जो मनपसंद उम्मीदवार हैं उनको अपना वोट कास्ट किया। अब आरओ की जानिब से वोट कास्टिंग का जो अमल है रोक दिया गया है, और चंद मिनटों के बाद जो फॉर्म 45 है वो पोलिंग एजेंट को फराहम कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, आप हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिस तरह से बात की, इस वक्त हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि मुकीम साहब ने बात की कि गैर ज़रूरी है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी बात में खैर समझ नहीं आई, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अनीक साहब, मुकीम साहब की बात से आप एग्री करते हैं जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, पोलिंग के वक्त लेट शुरू होता है, 3 बजे भी होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए, कराची की जो सिचुएशन रही है पिछले 1 हफ्ते के दौरान, अब सुन पा रहे हैं उसामा साहब? जी जी। अच्छा देखिए, कराची अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने बदअमनी पिछले दिनों में देखी है केपी के अंदर, जो 1-2 इवेंट्स हुए और बहुत इंटेंस इवेंट्स हुए कराची के अंदर, बैक टू बैक 2 दिनों में बहुत ही कशीदा सूरत हाल हो गई थी। तो मैं तो नाउजुबिल्ला, मैं तो ये भी सोच रहा था कि अल्लाह ना करे कोई राइट्स की सिचुएशन आ जाए और या क्योस ऐसा हो जिसमें पोलिंग ऑल अक्रॉस किसी एक शहर के अंदर या कुछ 4-5 जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें जो है वो हालात ऐसी हो जाए कि लोग घरों से ही ना निकल सके और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए। तो ये हो सकता है कि किसी एक हल्के में अपना अगर जो अमला लेट पहुंचा है या पोलिंग लेट हुई है तो वो उनके लिए जस्ट टाइम कर दिया जाएगा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड मुझे ऐसी कहीं से कोई मुनज़्ज़म जो है ना वो नहीं नजर आई ताखीरी हरबा या फिर अपना केजी। तो दीज थिंग्स डू हैपन, ये हो जाता है, हो भी सकता है। हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हैं,
उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिस हल्के से मेरा हल्का है, जहाँ से इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर ही 3 बजे तकरीबन पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फैसल मेमन साहब, कराची से आप इस वक्त आप कवर कर रहे हैं, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के जो हल्के से इलेक्शन लेट हुआ, उनके मुताबिक जो हाफिज़ नईमुर रहमान ने ट्वीट किया 3 बजे का, तो जमात इस्लामी की पोजीशन क्या और इसमें क्या सच्चाई है जो हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं? जी उसामा, मैं आपको बताता चलूं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो कहा कि पोलिंग 3 बजे स्टार्ट की गई है, तो वो बिल्कुल बात बचा दी, क्योंकि वहां पर मोबाइल के जब सिग्नल यहाँ पे ऑफ कर दिए गए, बंद कर दिए गए, तो यहाँ पर कोई भी अफसरान जो थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान थे या इंस्पेक्टर साहब थे, जो भी थे। और मैं 2 चीज़ों का आपको और भी बताता चलूं कि जैसे मसूद चौधरी साहब ने सवाल किया था NA 238 के हवाले से, तो बिल्कुल आपने ये सवाल किया, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो NA 238 है, ये हमारे ज़िला शर्की के अंदर आता है, और यहाँ पर जो है ना 61 जो इंतहाई हसास किस्म की जो है ना पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए थे, और वहाँ पर भी जो पोलिंग का अमल है वो बहुत लेट शुरू हुआ था। हसाम दुरानी साहब, बात हम इसी तरह से लेकर चल रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के ट्वीट के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन का सिलसिला लेट हुआ। मुकीम साहब ने कहा कि 2 से 3 बजे तक भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। इस दिन को क्यों इतना गैर ज़रूरी हम समझ लेते हैं? क्यों इसकी या तो प्लानिंग नहीं है मुकम्मल तौर से प्रॉपर के आप पोलिंग अमले की, या तो फिर ज़िम्मेदारी वो नहीं समझ रहे, या फिर उनकी कोई इस तरह से ख़ास ट्रेनिंग नहीं दी गई? क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे उसामा मुझे ये बताएं कि अभी आपने जो है ना हाफिज नईम साहब की जो है ना वो ट्वीट का हवाला दिया है, ये ट्वीट कितने बजे उन्होंने की है? ये उनका ट्वीट 3 बजे के बाद आया। 3 बजे के बाद है, इसका मतलब इंटरनेट चल रहा था ना, इसका मतलब वो फील्ड के अंदर मौजूद है। वैसे आसाम साहब, आप और मैं इस वक्त हम बैठे हैं इस वक्त पिक्सल फाइबर के साथ, जो आम लोग गांव में बैठे हुए हैं, जिनके पास आम नेटवर्क का इंटरनेट है, वो तो रसाई तो बिल्कुल भी नहीं है ना, वो कैसे? देखिए, एक मिनट है उसामा, मेरी एक मिनट है, यहाँ पे रुकते हैं सर। देखिए उसामा, आप और मैं, हम लोग जो है, हम लोग ना पार्टी हैं और ना हम किसी एक पार्टी को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं। आप पिछले मुकीम साहब ने एक बात की, आप मुसलसल आप मुकीम साहब को आप बात करेंगे, मुकीम साहब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मुकीम साहब इसको जस्टिफाई करें। मुकीम साहब होते कौन है किसी चीज को जस्टिफाई करने वाले? हसाम दुरानी कौन होता है किसी को जस्टिफाई करने वाला? मसूद चौधरी कौन होता है किसी को जस्टिफाई करने वाला? देखें, आप और मैं, हमारा काम यह है चीजों को जो फैक्ट्स एंड फिगर है उनको सामने लेके आए। दूसरी बात ये, अभी जो बात हो रही है, देखिए बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा। भाई, जब मोबाइल नहीं थे तब भी तो हमारी जिंदगी चल रही थी ना, जब मोबाइल नहीं थे तब भी तो। लेकिन दुरानी साहब, कनेक्शन कैसे हो सकेगा? लोगों को एक वक्त पे इकट्ठा कैसे कर सकेंगे? एक आम जिंदगी का एक बड़ा अहम जुज़ है मोबाइल। हो जाएंगे। देखें, अनीक साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, आप शायद वो आप भूल गए, आप बिल्कुल बात को भूल गए। इसी प्रोग्राम के अंदर अनीक साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि जब तक आप अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप ग्रास रूट लेवल तक उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे कि किस किस्म के हालात के अंदर आपने किस किस्म का रिएक्ट करना है, कौन से फेवरेबल माहौल के अंदर आप इस तरह काम करेंगे और अनफेवरेबल माहौल के अंदर इस तरह काम आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये चीजें नहीं सिखाएंगे अपनी पार्टी के वर्कर्स को, लीड अपना ग्रास रूट लेवल तक अपनी चीजों को नहीं सिखाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम यही होगा। लेकिन दुरानी साहब, रियासत के वादे पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। रियासत ने कल ऐलान किया कि इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं की जाएगी और तमाम लोगों तक इंटरनेट की रसाई होगी, ना मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी। रियासत ने आज अपने ही बयान के मुखालिफ काम किया। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताएं उसामा, बिल्कुल आप मुझसे ज्यादा बल्कि आपको चीजों के साथ आप इन टच रहते हैं, क्योंकि आप जो है वो 24/7 आप स्क्रीन के ऊपर होते मौजूद होते। मुझे बताएं, पिछले 6 दिन, ये 7 दिन के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पे कितने धमाके हुए और कितनी शहादतें हुई हैं? पाकिस्तान में कितने सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या अदारे हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं? क्या आपके जो है थाने के ऊपर हमला नहीं हुआ? आपके 10 पुलिस एहलकार शहीद नहीं हुए, जिनमें से 4 जो एलीट फोर्स के थे और 6 जो थे वहां के लोकल थे? क्या आपके मच जेल के ऊपर जो है वो हमला नहीं हुआ? क्या वहां पे उन्होंने बमों से हमला नहीं किया? क्या डेरा इस्माइल खान के अंदर हमला नहीं हुआ? अभी कल जो है
ठीक है, हंगू में भी हुआ है, अभी कल भी जो प्रॉब्लम हुआ है सर, देखिए आप आज भी हुआ है, आज बिल्कुल आज भी हुआ है। आप सिर्फ मुझे एक पॉइंट, सिर्फ इमरान साहब लास्ट में पॉइंट पे बात करूंगा, सिर्फ एक पॉइंट। मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता इसी तरह का कहीं और भी धमाका हो, ठीक है, तो फिर तो आपको खुले दिल से इस बात को मानना चाहिए कि हाँ जी ज्यादती की है। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अगर वो ये कहते हैं कि वो इसको बंद करने से या मोबाइल के सिग्नल्स को ऑफ करने से वहां पे किसी भी किस्म के सिग्नल्स के अगर उनको रोक लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा, सिर्फ एक पॉइंट है दुरानी साहब, हमने दीगर मेहमानों की तरफ भी जाना है, सिर्फ एक पॉइंट है, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। पाकिस्तान, हमारी भी ख्वाहिश है, यहाँ बैठे तमाम मेहमानों की ख्वाहिश है कि अमन का गहवारा बने, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं इस मामले में। लेकिन मेरा ये सवाल है, इंटरनेशनल मीडिया जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उनको क्या पैगाम दे रहे हैं इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके, और क्या दहशतगर्द ज़्यादा मजबूत हो चुके, हम कंट्रोल नहीं कर सकते? ये बात तो आपको इमरान खान साहब से पूछनी चाहिए, जिन्होंने 40,000 बंदों को अफगानिस्तान से लाके जो यहाँ पे आबाद किया। ये बात आपको फैज हमीद से पूछनी चाहिए, जिन्होंने पूरी की पूरी ब्रिगेड तैयार करके रखी हुई है। ये बात आपको टीटीपी के उन लोगों से पूछनी चाहिए जिन्होंने इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले पीटीआई की टोपियां पहनी थे, झंडे पहने हुए थे, और वो जो पैगाम दे रहे थे, क्या आपने वो नहीं देखा? ये बात आपको अपना इमरान खान साहब के उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने पूरे 4 साल मुसलसल भत्ता देते रहे हैं टीटीपी के लोगों को अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए। ये सवाल आपको इमरान खान साहब के उन सेनेटर से पूछना चाहिए जो कि बाकायदा तौर पे टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर परवेल करते रहे। ये सवाल आपको इमरान खान साहब की या पीटीआई के कोर मेंबर से पूछना चाहिए था, जो कि तंबाकू के जितने भी पैसे हैं जो कि टैक्स एविजन करते हैं और वो पैसे कहां पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आप उनकी तरफ से जवाब मिल जाए, मेरे पास आइएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ये सवाल उनसे भी करेंगे, हक बनता है इस सवाल का। अनीक साहब, शाम साहब की बात को मैं लेकर आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मेरा फिर वही सवाल है, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके हमने इंटरनेशनल सतह पे क्या पैगाम दिया? देखिए उसामा बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इसी वक्त एक ऑब्जर्वर से जो इस वक्त वो उनके जो हेड है उनसे यही सवाल पूछा गया था कि जब इंटरनेट की पाबंदी को पाकिस्तान में कैसे देखते हैं, तो उनका जवाब बताऊं क्या था? उनका जवाब ये था कि इंटरनेट लाजमी नहीं है, वोटिंग लाजमी है। काश ये बात आपको भी समझ आ जाए और वो उन लोगों को भी समझ आ जाए जो कि बार बार यही बात करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए है। सर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप अभी भी चेक कर लें, आप चेक कर लें, उन्होंने अब यही बात की है कि इंटरनेट जरूरी नहीं है, वोटिंग जरूरी है। सर, इस पे मैं एडम करना चाहूंगा शाम साहब, वो ये है कि हम जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो एक हमारी यूटिलिटी होती है और एक हमारी नेसेसिटी होती है। इंटरनेट यूटिलिटी, सिक्योरिटी इज नेसेसिटी, वन थिंग। और सर, बैनुल अक़वामी इदारों की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अगर बैनुल अक़वामी इदारों के अगर हम रिपोर्ट्स के ऊपर जो है बात करना शुरू कर दें तो हम रियासत चला ही नहीं सकेंगे। ये वो इदारे हैं जो ना कश्मीर पे कभी बोलते हैं, ना फलस्तीन पे, ना शाम पे, ना इराक पे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि एक चीज समझिएगा कि एक है इंटरनेशनल लॉ और एक लॉ ऑफ द लैंड है। अगर कहीं पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे तो जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि अवाम और नास, उस मुल्क के अवाम, उसके जो शहरी हैं उनके लिए बनाया जाता है, तो वो प्रिवेल करता है, नॉट इंटरनेशनल लॉ। रियासत के पास ये इस्तेहकाक होता है कि जनाब ये कानून साजी, ये फैसला मैंने अपनी ग्राउंड रियलिटीज, अपने अवाम, अपने जो शहरी हैं उनके हकूक के लिए किया गया है। इससे आपका जो ये इंटरनेशनल लॉ है ये मेरे स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ है, मैं इससे जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं, मैं इसको मानने से इनकार करता हूं। उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। मेरा ख्याल है हमें जो है इलेक्शन के नताइज के ऊपर कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए। कोई अपसेट्स होते देख रहे हैं, कोई साहिबान सारी माशाल्लाह बाशऊर साथी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, लाहौर से भी हैं, कराची से भी हैं। अनीक साहब, आप बता सकते हैं जो इससे पहले हम रिजल्ट ऑलरेडी आवाम डिस्कस कर चुकी है, आप उसको ही मानते हैं या फिर कोई आप समझ रहे हैं कि अपसेट हो सकता है? अपना सवाल रिपीट कीजिएगा माजरत।
जिस तरह से आवाम के अंदर एक राय मौजूद है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, इससे पहले इलेक्शन से पहले ही डिस्कस किया गया। हमारे ही चैनल के प्रेसिडेंट हैं असद खल साहब, अभी उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो कहते हैं कि मियां साहब के साथ सरप्राइज होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं? ये पाकिस्तान इज लैंड ऑफ सरप्राइजेस जी। कुछ भी सरप्राइज किसी के साथ भी किसी भी वक्त हो सकता है। बट मेरा ख्याल ये है कि अगर आप थोड़ा सा उनकी इलेक्शन कैंपेन को एनालाइज करें तो वो बहुत फूंक फूंक के चले। मतलब इंतखाब से पहले ही उन्होंने इत्तेहाद बना लिया होता है। बंदा जो वो तूफान आने से पहले बंद मारना शुरू कर देता है। मतलब जो जिन्होंने कभी हाल हवाल नहीं पूछा था मौलाना साहब का, जब वो इंतखाबात करीब आए तो फिर हाल ही पूछे चले गए, फिर ताज़ियतें भी हुई, एमकेएम से भी जफ्फी डाल ली, जीडीए से भी इत्तेहाद कर लिया, तो वो बहुत सिक्योर है। फिर वो जो था वो वोट को इज्जतों का नारा था वो भी भूल गए। फिर वो गुडी गुडी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो मेरा ख्याल है कि उनको पता था कि वो कितने पानी में है और कितना लेवरेज है उनके पास, उसमें रहते हुए वो अच्छा खेल गए। अनीक साहब, पहले मुझे क्यों निकाला, अब मुझे क्यों बुलाया वाली सूरत हाल बचे, मैं तो ये दुआ करता हूँ मियां साहब के लिए। लेकिन आईपीपी नहीं, वो जुमला है नात का है, माजरत वो कहना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना आते हैं वही जिनको, बस छोड़ दें, बस हो गया निजाम ठीक है। पर निजाम रियासत भी चल रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज मियां साहब ने उनकी बेटी ने ओन चौधरी को वोट कास्ट किया। मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज था पाकिस्तान की सियासत के लिए। पूरे मुल्क में शेर की कैंपेन की और अपना जो मोर है वो काफिल लगा दिया। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी ख्वाहिश है वज़ारत आला के लिए पंजाब में। अब क्या मुस्लिम लीग नून जो बात कर रही है, मखलूत हुकूमत भी नहीं चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी उठा लिया है, अब ये क्या बनेगा? सवाल किनसे आपका? मेरा आपसे सवाल है। अच्छा देखिए, पता क्या बात है, जब वो इत्तेहाद इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो सादा अक्सरियत तस्लीम कर रहे हैं कि उनको नहीं मिलनी है। पहली बात ये तो वो ये टेक्निकली वो साउंड है। वो सिर्फ आप समझ लें कि नैरेटिव दे रहे हैं कि मैं अगर नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहा तो इसलिए नहीं बन रहा कि मुझे वो पावर या वो स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिली मेरी पार्टी की तरफ से, और शहबाज शरीफ साहब हैं या जो भी फैसला होगा पार्टी का, वो अंदरूनी कहानी अलग तौर पर है। तो वो ये तस्लीम करके घर से निकले हुए इलेक्शन के अंदर कि उनको सादा अक्सरियत नहीं मिलनी। इस तरह से अगर आपको याद हो तो 2018 के अंदर जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी 2013 में, तो कहने वालों ने कहा था कि जी वो जब वो विक्ट्री स्पीच हुई तो जरूरत से ज्यादा वोट मिल गए थे, और 2/3 की जो है वो कहानी भी हम सबके ध्यान में मौजूद है। तो थिंग्स विल बी इन देयर, वो कहते हैं ना अपनी अपनी हर बंदा अपनी अपनी हद में रह के चादर देखकर ही पांव फैलाएगा, और ये मखलूत हुकूमत ही बनेगी। शहर इक़्तिदार से थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते। शहर इक़्तिदार के अंदर क्या खबरें चल रही हैं इस हवाले से, कौन किसके साथ बैठ रहे हैं? मसूद चौधरी साहब, शहर इक़्तिदार के अंदर भी कोई बैठक चल रही है? पहले तो मैं जो पीछे डिस्कशन जारी थी उससे मुतालिक कुछ एक दो बातें करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक साहब वोट मांगने के लिए गए और उन्होंने जाके तो जो वोटर था उसको कहा कि आपके घर 1 साल पहले फलां साहब की, फलां वालिद साहब की वफात हो गई, तो मैं उनकी फातिहा करने आया हूँ। तो वो जो वोटर साहब थे उन्होंने अपने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ना लायको ना अंजारो, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा दादा मर गया है? ये देखो, ये कमाल का आदमी आया है जिसे 1 साल बाद भी पता है कि तुम्हारा दादा मर गया है, तो उसको भी याद रखा करो। तो जब इलेक्शन हो रहा होता है तो फिर इलेक्शन मोड इसी तरह का होता है। पुरानी बातें, पुराने दोस्तों को बहुत सारी याद आ जाती हैं। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है या नहीं हुआ। एक मिसाल आपको दे देता हूं कि आईपीपी की आपने बात की, तो सरवर खान साहब NA 54 इलेक्शन इंतखाबी हल्का है यहाँ से, रावलपिंडी डिवीजन का, यहाँ से और सुनाई गई कि नून लीग अपना यहाँ पर उम्मीदवार नहीं देगी। सरप्राइजिंगली एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो नून लीग के इंतखाबी निशान पर, यानी शेर पर, इंतखाबी निशान पर जो है वो ना सिर्फ कैंपेन करते पाए गए बल्कि वो आज भी मैदान अमल में मौजूद है। दूसरी बात, राजा हामिद नवाज PP 15 हल्का है ये रावलपिंडी का ही, और इसमें भी यही हुआ कि इसमें भी सुनाया गया, नवीद सुनाई गई कि सीट एडजस्टमेंट
कर ली गई IPP के साथ, लेकिन वहां भी नून लीग का बाकायदा तौर पर धड़ा मौजूद है। जब आप किसी के साथ हाथ करते हैं और जब सियासत में आप किसी के साथ ब्लफ करते हैं तो फिर आपको भी ज़हनी तौर पर ब्लफ के लिए तैयार रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का माजी जो है वो इसी ब्लफ्स के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात जो इंतहाई अहम है, जो आपने बात की कि जो शहर इक्तदार है वो क्या देख रहा है। NA-47 में PTI के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान फाख्ता है, जबकि 2 इंतखाबी निशान जो हैं वो उनसे मिलते जुलते जो है वो वहां पर उम्मीदवार मौजूद है। एक की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट स्प्लिट करने के लिए उसका कितना अहम किरदार होगा। नून लीग की सीटें जो है वो इस्लामाबाद में, देखें शहर इक्तदार में जब तैयारी थी PTI को रास्ता देने की, तो आपको पता है, आपको याद होगा कि तमाम सीटें जो है वो असद उमर साहब और दीगर लोग जो है वो क्लीन स्वीप MMA जब जीत रही थी तो मियां असलम साहब जो हैं जमात इस्लामी वाले वो सीट विन कर गए। आज उनकी सूरत हाल ये है कि वो यहाँ से इस्लामाबाद से सीट जीतती नजर नहीं आ रही। तो ये जो 3 हल्के हैं NA-46, NA-47 और NA-48, ये 3 हल्के ऐसे हैं कि अगर इनके बारे में आप अगर इनके ऊपर नजर रख लें थोड़ी सी, तो आने वाले वक्त की सियासत जो है वो आपको नजर आ जाती है, समझ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त करंट सिचुएशन है और नेक एंड नेक मुकाबला जा रहा होगा, और खोखर जो कि आजाद उम्मीदवार बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं, उनका जीतने के बाद उन्होंने किस तरफ जाना है ये एक अलग तो आजाद उम्मीदवार को तो वो तो पहले ही बात कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार किंग मेकर इस वक्त साबित हो जाएंगे। फैसल मेमन साहब, MQM के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं मुस्लिम लीग नून की, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है? साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा। हसाम दुरानी साहब ने कहा था कि MQM की 13 सीटें विन होने जा रही हैं, शायद यही गालिबन यही सवाल किया था हसाम दुरानी साहब ने। तो मैं ये बात कंटिन्यू करता चलूं कि कराची के अंदर सियासत देखी जाती है MQM की। यहाँ पर MQM बहादुराबाद अलग थी, PSP अलग थी और फारूक सत्तार साहब अलग थे, लेकिन वो तीनों को तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो नून लीग के लिए काम कर रहे हैं, GDA के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी से मुकाबला करने के लिए। तो MQM यहाँ पर मजबूत हो चुकी है कि MQM में 3 धड़े 4 धड़े एक साथ काम कर रहे हैं, जो GDA के लिए काम कर रहे हैं और नून लीग के लिए काम कर रहे हैं। तो 13 सीटें निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी MQM के लिए, क्योंकि वो 3-4 पार्टियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और यही बताता चलूं आपको कि पीपल्स पार्टी का और MQM का यहाँ पर बड़ा जोरदार मुकाबला चल रहा है। अगर हम लोग इंटरनेशनल सियासत जो आप माशाल्लाह शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और लाहौर से इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं, अगर हम कराची की सियासत की बात करते हैं, इंटीरियर की सियासत की बात करते हैं, खासतौर पे कराची की, तो कराची के अंदर मुकाबला पीपल्स पार्टी और MQM का नजर आता है। तो मेमन साहब, जो MQM के सारे धड़े इकट्ठे हुए हैं, इससे नुकसान किसको हुआ है ज्यादा? पीपल्स पार्टी को नुकसान होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। तो जमात इस्लामी और तरीके लबैक का भी वहां पे जोर है, तो वो किस पोजीशन पे नजर आ रहे हैं? माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ के TLP का यहाँ पर कोई इतना सिस्टम नहीं है कराची के अंदर, खासतौर कराची के अंदर, इंटीरियर के अंदर भी। कराची के अंदर अगर जो ऑन कर रहा है तो वो जमात इस्लामी नजर आती है, लेकिन कराची पर MQM जो है ना वो पहले नंबर पर नजर आती है हमको, खासतौर पे कराची के अंदर। तो जो साद रिजवी साहब बड़े बड़े हजूम कर रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े पावर शो हैं, फिर लोग कहाँ से लाए जा रहे हैं कराची में? सर इंतहाई माजरत साहब ये कहना चाहूंगा उसामा साहब आपको मैं कि हमारे पास कराची के अंदर और सिंध के अंदर खासतौर पर ये चीज पाई जाती है, यहाँ पर किसी के ऊपर मोनोग्राम तो नहीं लगा हुआ ना कि कौन सियासी पार्टी का है। यहाँ पर आप अल्लाह न करे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वहां पर हजूम लग जाता है और लोग खुश हो रहे होते हैं कि हमारे कारकुनान है। ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है मुकीम साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी भी वोट जो है हक राय इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी कोशा थे, तरीके इंसाफ के वाले से स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसको आगे लेकर नहीं बढ़े। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ हैं बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर वापस आए वोट डालने के लिए, कितनी शरह तनासुब समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान आके वोट कास्ट किया होगा? काफ़ी लोग हैं जो अपने खर्चे के ऊपर और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए पाकिस्तान गए हैं। और ये एक रिवायत है, हमारे यहाँ लोग छुट्टियां प्लान कर लेते हैं कि भांजे भतीजे की शादी है तो वो कहेंगे जी इसके हफ्ता पहले या 2 हफ्ते बाद। सर आप बात कर रहे हैं जी?
जी जी कि आगे पीछे शादी रख लो तो दोनों चीजें हो जाएगी। हाँ जी, तो वो ऐसा ही है। तो वो लोग इसी तरह प्लान कर लेते हैं कि जी एक टिकट में 2 मजे हो, साथ बिरयानी भी खा लेंगे और कीमे वाले नान भी खा लेंगे, भतीजे का सेहरा भी देख लेंगे और ढोलकी भी देख लेंगे। तो इस किस्म का है सिलसिला, और बड़ी तवक्कुआत हैं कि किसी में इनका इख्तिताम हो। ठीक है दुरानी साहब, जिस तरह से बात की मुकीम साहब ने कि कीमे वाले नान भी खा लेंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, तो कोई शऊर आया इस इलेक्शन में या फिर वही रवायत बाकी है कि कीमे के नान पर और बिरयानी के प्लेट पे वोट बेच दिया जाए? सर ये देखें, बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ कहने की बात है, और ये एक इल्ज़ाम था, ये एक इल्ज़ाम था जो कि सदियों से चलता हुआ आ रहा था। और ख़ासतौर पे 2018 के इलेक्शन में तो हमें यहाँ भी कहा गया था कि गदाखोरी लाहौर के अंदर, क्योंकि गधे बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन में लाहौर से हमें कोई सीट नहीं मिली। और आपको तो शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो मेरे सीनियर यहाँ पे हबाब यहाँ मौजूद है, उनको अच्छी तरह इस बात का अदराक है कि बल्कि मैंने उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी लिखी थी और बाकायदा उस पर रिसर्च करके रिपोर्ट लिखी थी कि गधे जो थे वो कहाँ पे ज़्यादा खाए जाते थे, या वहाँ पे जो है उनका इस्तेमाल क्या होता था। तो ये जो एक हम लोग बेसिकली हमारा आपका मेरा हम सबका एक जनरल फिनोमेना बन गया है। हम लोगों को टीज करते हैं, हम उनको बेइज्जत करने के लिए ये बात करते हैं। जैसे ये हम फैसल भाई हम कहेंगे यार ये तो जो है ना वो गुटखा खाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा ये मसूद भाई है, यार ये तो यार मम्मी डैडी लोग हैं, इस्लामाबाद से हैं। लाहौर का यार ये तो खोता खोर है, यार ये हैदराबाद का यार ये तो बिरयानी वो अपना क्या निहारी खाने वाले लोग हैं। देखिए ये चीजें हम लोग बेसिकली हमारे अंदर एक गिल्ट है, हम लोग दूसरों से थोड़ा सा तंग होते हैं, जिस वजह से हम ऐसी बात करते हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये इस किस्म का कोई ऐसा रवैया कहीं पे भी नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो बिरयानी की प्लेट पे नहीं बिकता। हाँ अलबत्ता 5-10 हजार रुपया वो बिकते हैं। देखिए आप लोगों को उनके हिसाब से अगर आप उनको पैसे लगाएंगे तो बिकेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2018 में जो एक 1900 में जो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जिसमें परवेज मलिक साहब की रहलत के बाद, और उनकी जो अहलिया थी वो शाइस्ता परवेज मलिक, जिसमें वो इलेक्शन जीती थी, और उसमें असलम गिल साहब जो थे उनके साथ मुकाबले में थे, और जमशेद चीमा और उनकी जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा जो थी, जो कि वो इलेक्शन को में हिस्सा नहीं ले सकी थी अपनी कुछ गलतियों की वजह से। तो वहां पे ये कहा जाता था कि वो 5-5 हजार रुपया दे के जो है पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदा है। ठीक है, अगर 5,000 रुपया दिया तो एक वैलिड चीज है, बिरयानी के ऊपर वोट नहीं बिका, ये कहने की बात है। ये सारे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग ग्रास रूट लेवल से लेके यहाँ आज अगर आपके साथ बैठते हैं तो हम एक एक चीजों को जाकर देखते हैं। आज भी अगर मैं फिर के आया हूँ तो जमात इस्लामी वाले मुझे कह रहे थे खाना खा लो, मैंने कहा यार आपका खाना खा लिया तो बाद में मुझे हर बंदा कहेगा यार देखो जमात इस्लामी को रोटी खा ली। मैं कहा रोटी खाऊंगा तो जाके या अपना पीटीआई वालों को खाऊंगा या नून लीग वालों को खाऊंगा। तो मैं पीटीआई वालों के जो उधर गया हूँ तो वो बैठे वहां पे वो दाल चने खा रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, कहना भाजी देखा आइए कोई नहीं तो करो जरा छोले दाल पकवाइए, वो खा रहे थे। तो यार देखिए ये सिर्फ कहने की बात होती है, शऊर ये नहीं है। शऊर ये है जो कि इस वक्त आप, मैं, मुकीम साहब, अनीक साहब, मसूद भाई और फैसल साहब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये शऊर है। ठीक है, ये शऊर बिल्कुल नहीं है। अगर आप बाहर निकल के देखते हैं तो मैं आज जैसा मैंने आपको बताया, अपना मसूद भाई ने आपको इन डेप्थ बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं। मैं भी जो है वो हल्कों में फिर के आया हूँ। जैसे मैं आपको पता है 7 जो सूबाई असम्बली के, 3 जो कौमी असम्बली के हल्के जो थे, जिनके अंदर मैं सुबह से फिर रहा था, चीजों को देख के आया। मुझे एक भी ऐसा लड़का, ऐसी लड़की, एक मर्द, एक औरत, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जो कि जिसके चेहरे पे लिखा हो, चेहरे से पता लग जाता ना कि यार ये मांगने वाला है। ऐसा मैंने कोई बंदा नहीं देखा जो कि इस चक्कर में हो कि उसने अपना वोट सेल किया हो। पोस्ट से पोस्ट एरिया में भी मैं गया हूँ और इंतहाई लोअर थर्ड क्लास एरियाज के अंदर भी मैं फिर के आया हूँ। ठीक है, लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने जोक वोट दे रहे हैं। अपने वो व्हील चेयर्स के ऊपर भी आए हैं, बैसाखियों के ऊपर भी आए हैं। उनमें गुटखा खाने वाले भी मौजूद है, उनमें सिगरेट पीने वाले भी मौजूद है, उनमें हुक्का पीने वाले भी मौजूद है, उसके अंदर तमाम दूसरी इल्लतों वाले लोग भी मौजूद है। लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स शक्ल से बाहर नजर नहीं आया जो कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर या कीमे वाले नान के ऊपर। हाँ, अगर आप तंजन ये बात कहते हैं तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर आप शऊर की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इस तरह का सवाल पूछना बनता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आखिरी सवाल सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टर्नआउट जो है वो क्या आया इस इलेक्शन में? तो मेरा ख्याल है पहले फैसल कुछ कहना चाहते हैं, फैसल की बात को ऐड कर लें फिर उसके बाद। जी फैसल।
जी दुरानी साहब, मैं आपकी बात में एक ऐड चीज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली सिंधी स्पीकिंग हूँ और दही इलाके से मेरा वास्ता कम रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि मैं पूरे सिंध को ऑन कर रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह वाइज न्यूज़ के अंदर। तो बड़ी हैरानगी की बात मैं आपको बताऊँगा, आप बिरयानी की प्लेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इतना शऊर नहीं लोगों के अंदर। यहाँ पर वोट बताऊँ किसी से बिक रहा है, आप बड़ी हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि यहाँ पर लोगों को ये कहा जाता है कि हम सुबह अपनी गाड़ी लेके आएंगे और हम आपको शहर लेके जाएंगे और आपको वोट कास्ट करना है। तो वो जो लोग ये नहीं पूछते, हमारे इंटीरियर के लोग इंतहाई माजरत के साथ, शायद किसी की दिल आजारी भी हो रही हो, शऊर नहीं हमारे लोगों के अंदर, वो सिर्फ गाड़ी में बैठने की लालच के अंदर वोट देने जाते हैं। मैं आपको बहुत हैरानगी की बात बता रहा हूँ। और उनका जो हमारे पास जो सिंध के अंदर जो वडेरा शाही निजाम है, सिंध के अंदर, खासतौर पर सिंध के अंदर, अनीक मैं साहब कुछ किसी कहना और चाहते इलाके हैं? किसी अनीक और साहब मैं दोनों की बात जी हसान साहब, मैं आपकी और फैसल साहब दोनों की बात को ही चारों में इस पर अपना आर्ग्यूमेंट दूं कि हसान साहब जो बात कर रहे हैं ये वो ताना है जो एक अशराफिया जो कि पाकिस्तान की आवाम को किसी काबिल नहीं समझती है। वो समझती है कि वोट डालने वाला एक जो है वो यूजलेस किस्म का इंसान है और उसको इस्तेमाल करती है। और जो फैसल साहब बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं वो उनको उजागर करा रहे हैं, जिनको हमें भी उजागर करने की जरूरत है, पॉलिटिकल एलीट को भी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि ये वो बुनियादी जो है सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है जिनको वाकई एड्रेस करके, जहां पे वही बात है कि जहां पे पीने के लिए पानी नहीं होगा या खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो वहां पर आप जो है वो उसूल और मेयार की बात कैसे कर सकते हैं? सर प्लीज। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए अनीक साहब, यहाँ पे इसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूँ। सर देखिए, मैं एक काश्तकार हूँ बाय जो है पिछले तकरीबन चले छोड़े जितने भी अरसे से, लेकर मैं एक काश्तकार हूँ। और पंजाब के अंदर जो बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर आप मुझे बताएं, पंजाब के अंदर कहीं वडेरा शाही कहीं भी कोई चीज आपको नजर आती है? बिल्कुल नहीं आती। हाँ, बलोचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर है। देखिए ये जो इश्यूज है, हम जो बात यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेजोरिटी जैसे पहले बात हुई थी, अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं एक इंडियन प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि कहते हैं कि जी जो पंजाब जीत गया वो पूरा पाकिस्तान जीत गया। मैंने कहा उसकी रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान, पंजाब जो है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की 266 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उनमें से 141 जो कौमी असम्बली की सीटें वो पंजाब के अंदर है। तो यहाँ पे जो बंदा लाइन शेयर लेके जाएगा ऑटोमेटिकली वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी पोजीशन के अंदर आ जाएगा जो कि उसको होल्ड कर सके। दूसरी बात, फैसल ने जो मुझे बात की है, ये फैसल ने जो बात की, ये इन्होंने बात की इंटीरियर सिंध की बात की है, ठीक है। ये कराची अगर जो भी आपका जो शहरी जो एरिया है, जैसा अभी इन्होंने कहा कि क्योंकि रहे तो ये अपना वो सिंध को पूरे को अपना कवर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये शहरी इलाकों में रहे इसलिए। सर देखें, पंजाब के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, मैं अगर साउदर्न पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो चंद एक गिनती के इलाके ऐसे हैं जहाँ इस किस्म की सिचुएशन मौजूद है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सिंध, इंटीरियर सिंध की बात करता हूँ और बलूचिस्तान की मैं बात करता हूँ, तो जहां पे सरदार कहेगा हमेशा वोट वहीं पे होता है। आपको पता है पाकिस्तान के जो चेयरमैन जो थे, अपना सेनेट के चेयरमैन थे, वो जब इलेक्शन जीते थे तो उनके पास वो कितने वोटों से उनको कितने वोट मिले थे? लेस देन 1000 वोट्स थे उनके और वो इलेक्शन जीत गए थे। क्यों? क्योंकि किसी ने वोट डाला ही नहीं और उनके मुद्दे मुकाबले भी कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको वो वोट डाल सके। अब आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि शऊर क्या है और गुर्बत क्या है। दूसरी बात, ठीक है, डिप्रेस क्या करना है और कैसे। ठीक है दुरान साहब, ठीक है, वापस आएंगे उसी पॉइंट पे। मसूद साहब, क्या समझते हैं कितना टर्न आउट रहा है इस इलेक्शन में? सबसे पहली बात तो ये कि कराची से बात कर रहे थे मेरे फैसल भाई। मैं अर्ज कर दूं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान 3 ऐसे प्रोमिनेंट हलके हैं कौमी असम्बली के जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर अपसेट करने की पोजीशन में मौजूद है, जिनमें से एक NA 240 है जो हिस्टोरिकली अहले सुन्नत वल जमात का हलका समझा जाता है। जमान जाफरी साहब इस वक्त वहां से उम्मीदवार हैं और इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं। तो ये कह देना कि तहरीक लबैक बिल्कुल भी ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, ये जरा बईदस कयास बात रखती है, जो फैक्ट्स उसको नहीं करते, मैच नहीं करते। मजीद भी जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर मौजूद है, काम कर रही है, तो यकीनी बात है कि वहां से रिजल्ट आने अभी बाकी हैं और जब आएंगे तो फिर हमें नताइज नजर आएंगे। टर्न आउट की तरफ आ जाएं मसूद साहब, कितना टर्न आउट समझते हैं? हमारे पास टाइम कम है, ब्रेक पे जाना है। जो 46 वोट से तहरीक लबैक हारी,
तो बड़ा क्रंच मुकाबला रहा। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि जो आज हमने मसूद सारा साहब दिन टर्न आउट की तरफ आ जाए, हमने ब्रेक रिपोर्ट पे भी जाना है, किया। वापस आके इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। जी बेहतर। टर्न आउट कितना रहा इस इलेक्शन में? टर्न आउट 55-56% से ज्यादा रहेगा। अभी तमाम कंपाइलेशन आएगी है 54-55 हिस्टोरिकली हमेशा ठीक है मुकीम 50 साहब, से आप ज्यादा क्या समझते रहता है हैं कितना पाकिस्तान। टर्न आउट रहा है इस 2024 के इलेक्शन में? सर अभी तक तो मेरे कोई इतला नहीं है ऐसी कि क्या टर्न आउट रहा। अब ये तो कंपाइल करके कोई इलेक्शन कमीशन बताएगा या कुछ रिपोर्ट कोई आएगी तो मैं कुछ कह सकूंगा। चलें ठीक है, हम वापस आते हैं, यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा इस पर बात करते हैं इस इलेक्शन में कितना टर्न आउट रहा। ये कुछ चंद घड़ियों पर इस तमाम तर फैसले हो जाएंगे, नए जमहूरी दौर का फैसला हो जाएगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।